शार्पनिंग इंडियाज एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस फाइट। आपका जीएस पेपर 2 हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का एक टॉपिक आता है, वहां से भी इंपॉर्टेंट है। देन जीएस पेपर 3 अगर देखोगे तो वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें एक चैप्टर रहता है डिजीज, तो वहां से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके स्टेट एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं डिजीज के ऊपर। ईमानदारी के साथ आपके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दैट ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस है क्या ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है। ठीक है, यस वालों नंबर कट चुके हैं। दिस इज योर बैक्टीरियल डिजीज। अभी डिफरेंस देखेंगे, पर अभी के लिए याद रखो दिस इज योर बैक्टीरियल डिजीज। ट्यूबरक्यूलोसिस तपेदिक बोलते थे इसको, तो नई डिजीज तो नहीं है। आपके पुराने लिटरेचर ओपन करोगे तो वहां पे भी इसका मेंशन मिलता है, तपेदिक लिखा होता है। तपेदिक इसी को बोलते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस को। कुछ आइडिया है ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में? कुछ फीचर्स आपको पता हो, बैक्टीरिया का नाम किसी को पता हो तो वो भी बता सकता है। यस, अब देखो नाम में तो लिखा है माइको बैक्टीरियम, यहाँ पे भी लिखा है, ये देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, तो इसके तो नाम में लिखा हुआ था। जब पता था फिर कैसे वायरल बोल दिया? मे भी आपने सोचा होगा कि खांस के भी ट्रांसमिट हो जाती है तो वायरल ही होगी, तो वो तो बैक्टीरिया भी पास ऑन हो जाते हैं। तो दिस इज योर बैक्टीरियल डिजीज। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर इंडिया की बात करें तो 1/4 केसेस यानी कि 25% केसेस कहाँ से मिलेंगे आपको? इंडिया से। और ऐसे नहीं है कि इंडिया कंसर्न नहीं है अबाउट दिस डिजीज। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं ताकि इसको एलिमिनेट किया जा सके ट्यूबरक्यूलोसिस को। और ग्लोबल भी आपको बड़े सारे कैंपेन्स भी मिलेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूस रिपोर्ट्स निकालता रहता है ताकि ये ट्यूबरक्यूलोसिस को कॉन्टिन्यूसली एड्रेस किया जा सके। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो अवेयरनेस की नहीं है उतनी। अब जो आ रही है ज़्यादा वो आ रही है डायग्नोसिस की। वो होता है ना, कईयों को खांसी हो जाती है, स्पेशली जो एल्डरली स्टेज में होते हैं। किसी भी एज में हो सकती है, पर स्पेशली एल्डरली क्यों बोला, कईयों को लगता है कि हमें नहीं हो सकती है बीमारी, तो वो एक मिथ सा बना रह जाता है दिमाग में और ये ज़्यादा पास कर जाती है। अब कई बार जो तो खांस रहा है उसका तो पता भी चल जाता है कि इसको मे बी देर आर चांसेस कि ट्यूबरक्यूलोसिस हो रखा होगा। कईयों का ना कंजेशन हो जाता है, ये जो लंग्स होते हैं ना, फेफड़े, यहाँ पे बनता रहता है स्पूटम। स्पूटम यानी कि कफ। अब इस स्पूटम के अंदर कई बार ब्लड भी आ जाता है। ठीक है, ब्लड भी आ जाता है स्पूटम के अंदर। कई बार ना कंजेशन होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, उसको खांसी नहीं आती, चेस्ट पेन होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, वहां पे पता ही नहीं चल पाता कि ये पर्सन जो था वो ट्यूबरक्यूलोसिस से सफर कर रहा था। कई बार तो डेथ के बाद ही पता चलता है, ठीक है, कि उसको ट्यूबरक्यूलोसिस के सिम्टम थे। कई बार क्या होता है, वो इंसान अगर डॉक्टर के पास चला जाता है तो वहां पे एक्सरे ले लेते हैं, और जब एक्सरे लेते हैं तो वहां पे वो बिल्कुल ऐसे ओपेक सा दिखाई देगा। ओपेक यानी कि धुंधला सा दिखाई देगा जो लंग्स का स्ट्रक्चर होगा, तो वहां से पता चलता है कि इसको तो ट्यूबरक्यूलोसिस हो रखा है। और 42% अगर पेशेंट देखोगे इंडिया के अंदर तो ये वाली प्रॉब्लम कॉमन है, जिसमें पता ही नहीं चल पाता कि उसको ट्यूबरक्यूलोसिस हो रखा है, क्योंकि खांसी थी नहीं, अवेयरनेस इतनी सी है कि खांसी आएगी तभी ट्यूबरक्यूलोसिस होगा, एक्सेसिव खांसी आएगी। तो 42% ह्यूज नंबर, याद रखिएगा इसको, अच्छा डेटा है, मेंशन कर सकते हो। अब बोला कि इंडिया में हम रिसेंटली, ऐसा कुछ नहीं है कि 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी से फाइट कर रहे हैं। एंशियर टाइम पीरियड में चले जाओगे तो वहां पे आपको ये वर्ड मिलता है ट्यूबरक्यूलोसिस का, तो अब बहुत पुरानी फाइट है। नाउ इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं? तो एक तो आपको पता है, पेनफुल कफिंग होगी जिसके अंदर ब्लड भी आ सकता है। चेस्ट में पेन हो जाएगी, बार बार खांसेगा इंसान, अल्टीमेटली पेन तो यहाँ पे होगी ही। वेट लॉस हो जाएगा, भूख नहीं रहती, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिक्रीज्ड एपेटाइट, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। वीकनेस आ जाती है, फटीग हो जाती है बॉडी। फटीग का मतलब होता है थकान रहती है कॉन्टिन्यूस, लगिश फील करता है इंसान। एंड नाइट स्वेट्स, गर्मी पड़ेगी रात को खूब सारी, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो रखा है, तो अल्टीमेटली नाइट स्वेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं सिम्टम्स में। नाउ गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स इंप्लीमेंट करे हैं? तो यस, गवर्नमेंट पूरी तरह से कमिटेड है टू एड्रेस दिस इशू, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी टीबी लाइक केसेस इमर्ज करते हैं, लेप्रोसी आपने सुनी होगी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा अभी। लेप्रोसी होती है, ऑर्गन फेल होने लग, ऑर्गन नहीं सॉरी, लिम्स फेल होने लगते हैं, कट करने पड़ जाती हैं उंगलियां। कईयों ने तो क्या किया होता है, विलेजेस में स्पेशली, वो कम्युनिटी ही अलग कर दी होती है जिनको वो लेप्रोसी की दिक्कत होती है, सोशल स्टिग्मा। इंस्टेड फोकस किया जाए, उनको अवेयर करवाया जाए अबाउट द डिजीज, सोशली स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है, साइड में कर दिया जाता है सोसाइटी से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं वो देखो। 2023 का डेटा दे रखा है,
25.1 लाख पेशेंट्स की डायग्नोसिस हुई थी दैट दे आर सफरिंग विद ट्यूबरक्यूलोसिस। तो यहाँ से पता चलता है कि हमें अभी और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है इन द ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि हमें इस टाइम पे फोकस करने की ज़रूरत है अर्ली डिटेक्शन पे, क्योंकि ये क्यूरेबल होती है, इसको ठीक किया जा सकता है। पर अगर पहले पता चल जाए, जब कंजेशन हो जाएगी, पूरे लंग्स आपके स्पूटम से फिल होते चलेंगे, तब इसको फिर ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इस टाइम पे मेन फोकस हमें करने की ज़रूरत है अर्ली डिटेक्शन या फिर डायग्नोसिस के ऊपर। एंड सिटीजन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर कोई अपनी सराउंडिंग में कोई पर्सन इस चीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसको अवेयर करवाया जाए कि जाना चाहिए आपको डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे दोनों लेवल पे अवेयरनेस चाहिए, अकेले गवर्नमेंट का काम नहीं है। पॉलिटिकल विल, ये सारी चीज़ें तो खैर पॉलिटिकल एजेंडा आ गया कि कहीं पर पॉलिटिकल विल ही नहीं होती, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है बीमारियों के ऊपर। अब जो पैसा बीमारी के ऊपर लगना था, अगर ये बीमारी ना होती तो वो कहीं और भी यूज़ हो सकता था ना, और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यूज़ हो सकता था, बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यूज़ हो सकता था। तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद बोला गया है कि इतने ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे ट्यूबरक्यूलोसिस के। तो यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस है। अब इस टर्म को तोड़ो, पहली है ड्रग, दूसरी है रेजिस्टेंट, और तीसरी बीमारी का नाम आ गया ट्यूबरक्यूलोसिस। अब बोला हमने क्या बैक्टीरियल होता है ना, ये बैक्टीरिया कुछ ऐसा जैसा दिखता है आपको। इसकी एक सेल वॉल होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बन रखी होती है, म्यूरामिक एसिड वगैरह होते हैं उनसे बन रखी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कितने ही हाई टेम्परेचर में इनको रख दो ये जीवित रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। अब कई बार ये देखो, इनको अज्यूम करो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के छोटे छोटे बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या हुआ, आपने दवाई खाई, ड्रग, जो भी एबीसीडी ड्रग थी वो आपने खाई। ये जो ग्रीन कलर के बैक्टीरिया दिख रहे हैं ना, ये मे भी खत्म हो जाए। इसको और अच्छे से आप समझ सकते हो मॉर्टीन का एग्जाम्पल। जब ये मॉर्टीन आया था ना मार्केट में, पहले मच्छर मरी जाते थे इससे, पूरे डेड। फिर थोड़े टाइम के बाद उनमें रेजिस्टेंस आती गई, और उनको ना वो टेस्टी लगने लगा मॉर्टीन। फिर थोड़े टाइम के बाद वो बेहोश होते थे, लाइट के आसपास डांस करेंगे और फिर बेहोश हो जाएंगे। जैसे आप मॉर्टिन बंद करोगे दोबारा से अपनी साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। एंड अब तो वो डांस भी करते हैं बिना बेहोश हुए। तो वो होती है रेजिस्टेंस, मतलब अब फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको दवाई का। सेम हैपन आप जब डिस्प्रिन खाते हो, एक टाइम होगा आपको एक ही दवाई लगती होगी कि सिर दर्द हट जाए। अब टाइम आ चुका होगा कि 2 खाते होंगे, कहीं 3, कई बार 4 भी खानी पड़ती होंगी। तो वो रेजिस्टेंट होगी आपकी बॉडी उसको लेके। वैसे ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस के बैक्टीरिया होते हैं ना, जब आप मेडिसिन कॉन्टिन्यूसली खाओगे तो कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन तो खत्म हो जाती हैं, पर कुछ जो होती हैं वो खुद को इम्यून बना लेती हैं कि अब आप कितनी ड्रग्स खाओ उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये डिवाइड बड़े जल्दी करते हैं, अपना नंबर बड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। तो इंक्रीज करते करते अगेन देखो, ये मर गए बैक्टीरिया, उसी का दिखाया हुआ है, पर एक रह रही है अभी भी। अब ये डिवाइड करती चलेगी, अब जब डिवाइड करेगी तो ड्रग का कोई लग रहा है आपको इम्पैक्ट होने वाला है इस पे। इक्की दुक्की ग्रीन बच गई होगी तो वो तो खैर डिफरेंट केस है, पर मेजॉरिटी आप देखोगे ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आपको ज्यादा दिखाई देंगे। इसी को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पर जब बैक्टीरिया वर्ड यूज कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक बैक्टीरियल डिजीज के लिए करते हो। जब माइक्रोबियल यूज कर रहे हो उसमें वायरल भी आ जाएंगी, फंगल भी आ जाएंगी, बैक्टीरियल भी आ जाएंगी, माइक्रोब छोटे छोटे जो आपके जीवाणु होते हैं। ठीक है जी। तो बोला गया है कि ट्यूबरक्यूलोसिस के केसेस इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया है वही रेजिस्टेंट हो रखा है इस टाइम पे, दवाइयों का फर्क ही उस पर नहीं पड़ता। तो एक रीजन तो ये आ गया। तो यही चीज यहाँ पे ड्रॉ करनी थी। नाउ करंट ट्रीटमेंट रिजीम, अभी जो यहाँ पे दवाइयों का सिस्टम चल रहा था, रेजिमेंट चल रहा था, उसके अंदर कम से कम 13 से 14 टैबलेट खानी पड़ती है डेली। ठीक है। और ये जो कोर्स चलता है ये चलता है अराउंड 9 to 11 मंथ्स। और आपने सुना होगा दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बाकी चीज़ों को लेके लो भी हो जाती है, तो मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट रहते हैं। और ये 9 to 11 मंथ टाइम पीरियड तो ज़्यादा है ही, बट मेडिसिन का अगर नंबर देखोगे तो दैट इज़ 13 to 14। ईजी बात नहीं है, आई थिंक 13 to 14 टैबलेट तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अब जो रेजिमेन लाया गया है उस पर फोकस किया गया है, ये वाला BPAL, और साथ में लिखते हैं M, ये मेडिसिन के नाम पे ही बनाया गया है, इसको बोलते हैं BPAL M रेजिमेन। यहाँ पे आपकी 3 से 4 ही दवाइयाँ होंगी अब, मतलब 13-14 से 3 से 4 ही बची हैं। कौन कौन सी है? प्रेटोमानिट, बेडाक्विलिन, लाइंजोलिड एंड मॉक्सीफ्लेक्सिन। डॉक्टर साहब ठीक बोले मैंने? प्रोनाउंसिएशन में भी गलत हो सकती है,
बट स्टिल दिस इज योर BPAL/M रेजिमेन। मेडिसिन कोई नहीं आपसे पूछेगा, बट ये वाला आपको पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये रेजिमेन लाया गया था। तो ये ट्यूबरक्यूलोसिस स्पेसिफिक है। डिजीज मल्टीपल आ जाएंगी, लेप्रोसी भी दिया होगा ऑप्शन में, बट दिस इज फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। क्यों लाया गया ये छोटा सा रेजिमेन 4 टैबलेट वाला? कि ये जो साइड इफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ ड्रग्स उसको रिड्यूस किया जा सके, और जब इतनी ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया तो इम्यून हो गई, तो उस चीज को भी रिड्यूस किया जा सके। तो इस वजह से इस रेजिमेन पे अब फोकस किया जा रहा है। ऊपर से पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि ये महंगी पड़ जाती हैं दवाइयां, तो उसकी वजह से भी एक ऑल्टरनेटिव रेजिमेन लाया गया, दैट इज BPAL/M। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, BPAL/M। यहाँ पे सारा लिखा है कि सिर्फ 3 to 4 टैबलेट्स खानी पड़ेंगी, और टाइम पीरियड भी रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 9 से 11 महीने थे, अब कितने आगे, 6 महीने, तो 6 मंथ्स का ये कोर्स रहेगा। अब मिनिमल साइड इफेक्ट है, एंड जो आपकी पिछले ये 13 से 14 दवाइयां आप खा रहे थे, सॉरी जो पेशेंट है वो खा रहे थे, तो 68% सक्सेस रेट मिलेगा, जबकि ये BPAL/M रेजिमेन है उसका 89% सक्सेस रेट है। तो ये भी एडवांटेजियस है देन ट्रेडिशनल मेथड। अब 80 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास ऑलरेडी BPAL/M रेजिमेन आ चुका है, विद 20 हाई बर्डन कंट्रीज जहाँ पे ऑलरेडी ये बीमारी बहुत पीक पे है। स्पेशली आपकी अफ्रीकन कंट्रीज भी आ जाएंगी यहाँ पे, लेटिन अमेरिकन भी आ जाती हैं, सारी कंट्रीज में है ये, ऐसे कुछ नहीं है कि इंडिया में है स्पेसिफिक। उसके बाद बोला गया है कि अगर इसके ऊपर हम फोकस करते हैं तो एक तो सक्सेस रेट इसका काफ़ी ज़्यादा है 89%, और अराउंड 6180 करोड़ रुपीस हम बचा सकते हैं, जिसको बाकी हेल्थ सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जो बच गया उसको बाकी सेक्टर में यूज़ कर लो। तो ये अच्छा डाटा है, आप इसको मेंशन कर सकते हो कभी भी डिजीज रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है। नाउ यहाँ पे बात करी गई है हाउ टू इम्प्रूव TB डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन कैपेबिलिटीज। अब पहली बात तो वही आ जाएगी कि कई बार बोला जाता है कि मे बी देयर आर चांसेस कि इसको ट्यूबरक्यूलोसिस हो रखा है, पर वो मानते नहीं है, तो ये तो मिथ आ जाएगा जो पेशेंट को होता है। तो यहाँ पे बोला गया है डायग्नोसिस या फिर स्क्रीनिंग लिख सकते हो आप, स्क्रीनिंग ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। तो स्क्रीनिंग जो रहती है वो गवर्नमेंट के एंड से होती है, गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम चलाए, सेट ऑफ कम्युनिटी करे, मतलब कम्युनिटी सेट कर ली कि इस एरिया में इतनी चेकिंग करी जाएगी जो भी मॉलिक्यूलर किट्स होती हैं उसके थ्रू, एंड पहले तो स्क्रीनिंग रहेगा, फर्स्ट जो रहेगा वो स्क्रीनिंग रहेगा, फिर दूसरे पे आपका आ जाएगा डायग्नोसिस। किन्नों को ट्यूबरक्यूलोसिस हो रखा है उनको साइडलाइन करो, और उनको आपने डॉट्स वगैरह सुने होंगे, एक ट्रीटमेंट चलता है जहाँ पे डॉक्टर होते हैं और उनके नर्सेज एंड ऑल सारे मेंबर्स एसोसिएटेड होते हैं, इवन फैमिली मेंबर्स एसोसिएटेड होते हैं, रेगुलर चेकअप होता है। वो मेडिसिन अब पहले 13 से 14 थी, अब वो आ जाएंगी आपकी 3 से 4, तो वो पूरा ट्रीटमेंट चलता है अंडर डॉट्स। उसके बाद बोला गया GIS मैपिंग, जो भी हाई डिजीज प्रेवलेंट एरियाज हैं उनको जियो ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू साइडलाइन किया जाए। पहले तो साइडलाइन का मतलब ये नहीं है सोशली स्टिग्मेटाइज कर दिया जाए, इसका मतलब है जिनको डिजीज हो रखी है उनका साइड में ग्रुप बना दो एक, दैट इज द साइडलाइन है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस, जैसे कि मैंने बताया कि चेस्ट में कंजेशन होती चलेगी पर उसको खांसी नहीं आती तो पता ही नहीं चल पाता, तो उन केसेस को भी यहाँ पे बोला गया है कि डायग्नोस किया जाए। चेस्ट एक्सरे आर सक्सेसफुल वे टू डिटेक्ट सच केसेस। और फिर जब पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास कि मुझे यहाँ पे चेस्ट पेन हो रखी है, तब एक्सरे के अंडर वो आ जाती है चीज़ की, हाँ जी ये ट्यूबरक्यूलोसिस से सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस के ऊपर फोकस करने के लिए बोले, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस टाइम से हो जाएगी तो मे बी वो डिजीज उतनी प्रेवलेंट हो ही ना। उसके बाद नेशनल TB प्रेवलेंस सर्वे करा गया 2019 टू 2021, जहां से हमें पता चला कि इंपॉर्टेंस ऑफ चेस्ट एक्सरे कितनी ज्यादा है इन TB फील्ड और TB केसेस। ये देखो 42.6% केसेस ऐसे डायग्नोस हुए जहां पे यही प्रॉब्लम थी, डायग्नोस ही नहीं हो पाता था। 42.6%, ह्यूज नंबर। अब बोला गया है कि हमें एक्सरे मशीन्स ऐसी लानी पड़ेंगी जो पोर्टेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली कैरी हो। देखी होगी आपने एक्सरे मशीन काफ़ी बड़ी होती है, तो यहाँ पे पोर्टेबल मशीन्स के ऊपर बात करी गई है, क्योंकि कुछ एरिया रिमोट होते हैं जहाँ पे क्लिनिकल चीज़ें भी अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे पोर्टेबल इंपॉर्टेंट रहती है। तो क्या इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है? आपने सुनी होगी, बहुत पॉपुलर है BCG, बेसिली कैलेमेट ग्यूरिन। ग्यूरिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बनाया था इसको। तो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज। नाउ एक आता है आपका रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट। पहले तो क्या होता था, स्पूटम लिया जाता था, मतलब इंसान है वो थूकता था, उस सैंपल को फिर स्लाइड वगैरह के ऊपर रखा जाता था, फिर बड़े दिनों तक उसकी टेस्टिंग करी जाती थी।
लैब्स के अंदर। अब जो है वो रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट के ऊपर आ गया है कि स्पूटम लिया जाएगा, इस तरह से सैंपल कलेक्ट करा जाता है और इसको कुछ केमिकल्स ऐड करे जाते हैं। केमिकल्स आपने ऐड नहीं करने, याद भी नहीं करने। 15 मिनट तक उसको रखा जाता है केमिकल के साथ और जितना सैंपल चाहिए होता है उसको फिर एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और यहाँ से विद इन 1 आवर 2 आवर उतने में आपको डाटा निकल के आ जाता है वेदर द पर्सन इज सफरिंग थ्रू दिस डिजीज और नॉट। तो ये अब काफ़ी क्विक हो गया है। पहले जहाँ पे हफ्ते से महीने लग रहे थे वो रैपिड हो चुका है। दैट इज योर रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट। ओके, नाउ ग्लोबल एफर्ट्स क्या लिए गए हैं ट्यूबरक्यूलोसिस को कंट्रोल करने के लिए? तो आई थिंक पहले भी पढ़ रखे थे हमने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है एक, तो दैट इज एक कैंपेन है, फाइंड ट्रीट ऑल #NTB। पहले सर्च करो किस किस को ट्यूबरक्यूलोसिस है, फिर ट्रीट पे फोकस आओ और सभी को लेके चलो इंक्लूसिव, एंड एंड टीबी, फाइनली एंड करो टीबी को। ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ये भी चल रखी है। तो मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बता दो जो कि पूरे वर्ल्ड में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? SDG नंबर, ठीक है, एक तो 3 आ गया जिसमें बोला गया है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। एक आपका 17 आ जाएगा विच टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप। हाँ हाँ, कुछ और बोल रहे थे, पार्टनरशिप भी था ना, ठीक है। और एक और है दैट इज ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आती है कि कितने केसेस किस कंट्री के अंदर है, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये सारे रिपोर्ट के अंदर आता है। एंड अच्छा, ये वाली पढ़ी अभी तो 2 बार लगी है स्लाइड। एंड इंडिया के क्या क्या एफर्ट हैं? तो बहुत सारे हैं, जैसे PM TB मुक्त भारत अभियान, उसके बाद नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर TB एलिमिनेशन, TB हारेगा देश जीतेगा, दिस इज अ कैंपेन। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे कब आता है? हाँ जी, मार्च में आता है, दैट इज 24 मार्च, याद रखना इसको, उस दिन ये कैंपेन चलती है। एंड निक्षेप पोषण योजना, यस प्रिया एंड मनोज, गुड। ज्योति ने क्या लिखा है? दे गेट यूज टू एंड गेट देमसेल्फ अडेप्टेड टू चेंजेस रेजिस्टेंट। यस यस ज्योति, एपिलेप्सी इज मेरी, हाँ कुष्ठ रोग, यस ठीक है सुमित, यस। हाँ, कई बार देखो अब ये कम्युनिकेबल है डिजीज, मतलब ट्रांसमिशन होगा, जैसे खांसेगा जो पेशेंट है उससे कुछ ड्रॉपलेट्स हेल्दी में भी चले जाते हैं, वो तो डिफरेंट केस है, वहां पे तो आप मास्क वगैरह यूज करोगे ही, बट सोशल स्टिग्मा इज डिफरेंट। सोशल स्टिग्मा ऐसे हो जाता है कि बात भी नहीं करनी अब उनसे, सोसाइटी से ही वाइकआउट कर देना उसको, ठीक है, तो दैट इज सोशल स्टिग्मा एंड दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज। यस यस, ठीक बोल रहे थे ऑनलाइन, ठीक है जी। तो ये आपकी कैंपेन्स हैं, कुछ एफर्ट्स हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका 3rd आ जाएगा, देन 17 आ जाएगा, और ये भी लिख सकते हैं 12th ड्रग्स के केसेस में, मेडिसिन के केसेस में, देन 10th भी आ जाएगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सोशली स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है इनको, तो वो भी आ जाएगा आपका। 3rd तो आ गया, SDG नंबर 3rd, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चलो जी, ये क्वेश्चन नोट कर लो, लिख लेना इसको ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन।